चलिए, गुड मॉर्निंग। अगर आप में से किसी बच्चे ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड नहीं करवाया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कुछ बच्चों का मेरे पास कल थोड़ा लेट मैसेज आया था, तो वो मैं आज ऐड कर लूँगा उनको। फिर मैं जैसे अभी ये पीडीएफ शेयर किया, ऐसे ही और भी अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो मैं फिर से बोल देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9811504471। मेरा नंबर सेव करेंगे तभी आपको मेरे ब्रॉडकास्ट मैसेजेस रिसीव होंगे। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस ऐसे रिसीव नहीं होते हैं। अगर आप मेरा नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है तो नंबर आपको मेरे मैसेजेस नहीं मिल पाएंगे। मेरा नाम है सैयद मुकेश जसवानी, सिर्फ मुकेश जसवानी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो तीनों क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और मैं फिर आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। मुझे एक सिंपली व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा और न्यू सिलेबस लिख देना, नाम लिख देना, मैं आपको फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा। फिलहाल अभी जिसके पास पीडीएफ नहीं है और कोई बच्चा अगर ऑनलाइन देख रहा है तो अभी ना मैं क्वेश्चन यहाँ पे सामने रखूँगा आपके क्लास के बाद, मैं आपको वो पीडीएफ व्हाट्सएप कर दूंगा जैसे ही आप मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आएगा तो आपको 5 मार्क्स का पूछेगा, ये ज़रूर 5 मार्क्स का पूछेगा। आप चाहें तो मैं इसके लिए भी आपको 2 मिनट दे सकता हूं। रियल एंटरटेनमेंट, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मेरे को लगता है मैं ना टाइम ही खराब कराऊंगा आपको देके, मैं ही कराता हूं। एक ऐसा क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूंगा, क्योंकि ना हमारे पास टाइम कितना हो चुका है, अभी है वक्त तो है हमारे पास, लेकिन मेरा आज का टारगेट मुझे पूरा करना है। ठीक, मैं ही करा दूं क्या? चलो मैं ही कराता हूं इसको। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में, हाँ कुछ कह रहे हो बेटा, कुछ बोले आप? सारे होमवर्क में दे दूं तो फिर कोचिंग मतलब आओ, मैं आपको बुक दे दूंगा वैसे ही उस पर बाहर लिखना होमवर्क। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट ₹15 पर यूनिट। अ कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट कितने रुपए पर? 15 रुपए यूनिट। इन अ पीरियड if it produces and sells 8,000 units, it incurs a loss of ₹5 यूनिट। ये एक पीरियड का डेटा हो गया, है ना। कह रहा एक पीरियड में हम अगर 8,000 यूनिट्स बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं, क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितने रुपए का नुकसान हो रहा है? 5 रुपए यूनिट का। इफ द वॉल्यूम इज रेज्ड टू 20,000 यूनिट्स, इट अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट। इसने हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है रुपीज में भी और यूनिट्स में भी, दोनों में मांगा है। यूनिट्स में भी मांगा है, रुपीज में भी मांगा। अब आपको याद है यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? यूनिट्स में निकालने के लिए क्या तरीका था? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, दोनों के न्यूमरेटर में तो फिक्स कॉस्ट ही था, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि मैंने कहा था ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट ही बेसिकली क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और वैसे क्या आता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, है ना। यही दो तरीके होते हैं। इस क्वेश्चन में ना हमें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट चाहिए होगा तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या होना चाहिए? फिक्स कॉस्ट। और पीवी रेशियो भी चाहिए होगा, और फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए कहीं ना कहीं पीवी रेशियो का यूज भी करना पड़ेगा हमें। तो हम पहले तो क्या करते हैं? पहले पीवी रेशियो ही निकाल लेते हैं। पीवी रेशियो निकालेंगे तो हमारा एक वर्किंग हो जाएगी। ठीक, तो हम ना अब ऐसा कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 19। हमें 2 पीरियड का डेटा दिया हुआ है, पीरियड 1, पीरियड 2। पहले ना अपने सामने गोल क्लियर रखो, क्योंकि 2 पीरियड का डेटा है तो 2 पीरियड का सेल चाहिए और 2 पीरियड का प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो पहले 2 पीरियड का सेल्स। हमारे इस क्वेश्चन में सेल्स इन यूनिट्स हमको पता है। कितने हैं सेल्स इन यूनिट्स? सर सेल्स इन यूनिट्स हैं, यहां पर हमारे हैं 8,000, 8,000 ये ना। और अगले पीरियड में कितने हो जाने वाले हैं? 20,000। ऐसे ही लिखा है ना। लेकिन मुझे सेल्स किस में चाहिए? रुपीज में चाहिए। रुपीज में निकालने के लिए क्या करूं? रुपीज में निकालने के लिए क्या करूं? सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए क्या करूं? सर पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है। कितने रुपए गिवन है 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस?
₹15 का 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 8,000 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 20,000 को यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मुझे बताइए हमारी सेल यहाँ पर कितनी आएगी? 1,20,000 की सेल आएगी। और यहाँ हमारी सेल कितने की आएगी? 3 लाख रुपए की सेल आएगी। अगली चीज चाहिए होती है प्रॉफिट। अगली चीज क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट के नाम पर ना हमारे पास पहले वाले पीरियड में नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है हमको? 5 रुपए पर यूनिट का नुकसान। 1 यूनिट का बताया उसने, टोटल नहीं बताया है। तो हमारा ना 8,000 इंटू 5, हम यहां पर लिखेंगे 40,000 का नुकसान। नुकसान को आप ब्रैकेट्स में भी शो कर सकते हो और आप माइनस भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। नुकसान को आप ब्रैकेट में भी शो कर सकते हो और आगे माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा अगले लेवल पर 4 रुपए का मुनाफा हो गया। 20,000 इंटू 4, तो कितने का हमारा प्रॉफिट हो गया? 80,000 का। पहला स्टेप ये है, इस क्वेश्चन से हमें पहले ये कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा कि हमें ऐसे सेल और प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सेल भी हमें 1 यूनिट की पता है, 15 रुपए। प्रॉफिट लॉस भी हमें 1 यूनिट का पता है ना? प्रॉफिट लॉस भी 1 यूनिट का पता है। तो हमने क्या किया, 15 रुपए को सेल से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रॉफिट लॉस को भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास टोटल सेल और टोटल प्रॉफिट लॉस आ गया। इसमें कोई दिक्कत है? हाँ जी, नहीं ना? आगे बढ़े। अब यहां जो बच्चा बेवकूफ़ी करता है एक एग्जाम में, वो क्या बेवकूफ़ी करता है, ये तो ठीक उसको पता लग जाता है कि हाँ ये जो चेंज है, अब सामने देखना, प्लीज पेन छोड़ दो अपने, अब जरूरी है पेन छोड़ना, अब सामने देखना। ऑनलाइन वालों भी प्लीज पेन छोड़ के सामने देखना। यहां जो चेंज कितना है, हमारा चेंज है 1,80,000 का। ये तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बच्चा यहां पर देखता है तो उसको लगता है अच्छा 40 80 40 का ही चेंज है, और यहां वो गड़बड़ कर देता है। ये गड़बड़ होते ही पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा, पीवी रेशियो गलत आएगी, सब कुछ गलत हो जाएगा। यहां पर हमें ये देखना है कि यहां ना -40 है, यहां पे क्या है? -40 है, और यहां पर +80 है। मान लो मैं हर 1 रुपए को मानूं कि मैं 1 कदम चल रहा हूं, तो मुझे अगर मैं -40 से शुरू करूं और मुझे +80 पर पहुंचना हो, तो पहले तो मैं 40,000 जब कदम चलूंगा तो 0 पे पहुंचूंगा। 40,000 कदम चल के मैं किस पे पहुंचूंगा? 0 पे पहुंचूंगा, और फिर 80 पर पहुंचने के लिए 80,000 कदम और चलने पड़ेंगे। तो चेंज कितना है? 1,20,000 का। आप कुछ ऐसा सोचो कि 40,000 के नुकसान से आपको 80,000 के मुनाफे पर पहुंचना है। फिर से बोलता हूं, 40,000 के नुकसान से आपको 80,000 के मुनाफे पर पहुंचना है, प्रॉफिट पर पहुंचना है। तो आपको करंट पीरियड में कितना कमाना पड़ेगा? 1,20,000 कमाना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंचोगे। स्कूल में याद है आपने एक नंबर लाइन जो पढ़ते थे आप, जहां पे वो एक ऐसे शायद एक लाइन होती थी जहां पर बीच में 0 होता था, यहां पे 0 होता था, इसके इस तरफ 1 2 3 ऐसा था ना, और यहां पर क्या होता था? -1 -2 -3। हम अभी समझ लो यहां पर खड़े हैं -40,000, और हमें कहां पहुंचना है? +80,000 पर। तो हमें पहले तो ये 0 तक पहुंचने के लिए 40,000 का रास्ता तय करना पड़ेगा, और फिर 80 तक पहुंचने के लिए 80,000 का और रास्ता तय करना पड़ेगा। तो टोटल रास्ता हमने कितना तय किया? टोटल हमने 1,20,000। अगर आपको लगता है कि ये 1,20 जो मैं बोल रहा हूं बाद में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन दे सकता है, तो ना इसको कहीं पे नोट कर लो आप। अगर आपको लगता है कि ये किसी भी तरह की आपको कंफ्यूजन दे सकता है, तो इसको ना कहीं आसपास नोट कर लो इस चीज़ को। ये आपको बाद में याद दिलाएगा, अच्छा ऐसी कोई बात थी। देखो जब मैं ना बोल रहा हूँ, अभी जब मैं समझा रहा हूँ, अभी तो सब कुछ ठीक लगेगा, कोई लिखने वाली बात है, बेसिक सी बात है। लेकिन रिवीजन के टाइम पे ना, जब 4 दीवारों के बीच में आप अकेले किताबों के साथ होगे, तब ये चीज़ें आपको लगेगा कि काश नोट कर लिया होता। तो ये चेंज कितना है? 1,20,000 का चेंज है।
हमारी पीवी रेशो कितनी आ जाएगी? पीवी रेशो हमारी आएगी चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अभी भी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो देखो एक तरीका ये भी है, चेंज इन प्रॉफिट कैसे आएगा? 80,000 माइनस 80,000 माइनस चेंज कैसे आएगा? दो चीज़ों का माइनस लेते ना, 80,000 माइनस 40 है ना, ऐसे तो हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 लाख माइनस 1,20,000, ये चेंज ही तो है ना। तो 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हाँ जी, हाँ जी। मैं अब आपको एक इससे बेहतर तरीका बताता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम। आप 66.67% ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। जब भी डेसिमल में लेना हो तो 2 प्लेसेस तो कम से कम लेना, अप टू 2 प्लेसेस कम से कम लेना। इससे क्या होगा कि आपका अप्रॉक्सीमेशन एरर, क्योंकि ना अगर हम डेसिमल कम कर देते हैं तो अप्रॉक्सीमेशन ना ज़्यादा आ जाता है, हर एक का आंसर अलग अलग आएगा। मान लो आपने 2 प्लेसेस लिया है 66.67, एक बच्चा लेता है 66.6667, एक बच्चे ने कैलकुलेटर की सारी फिगर ही ले डाली, तो सब तीनों का आंसर अलग अलग आएगा और गलत किसी का भी नहीं है। ये अलग अलग आंसर क्यों आया है? बिकॉज हमने क्या किया है, हमने अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाला है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाला। एग्जैक्ट आंसर कब आता है? जब ये एग्जैक्ट फिगर आ रही होती 60%, 70%, 20%। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे पीवी रेशो मांगा होता तो मैं 66.67% लिखता, बिकॉज पीवी रेशो परसेंटेज में ही शोभा देता है। पर क्या इसने मुझसे पीवी रेशो मांगा है? नहीं मांगा है। एक तरीका आपको बता रहा हूं कि आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, कोई कह के दिखाए, कुछ भी नहीं कहेगा कोई। मतलब मैं 2/3 भी करके लिख सकता, 2/3 तो हुआ ना। अगर आप ऐसे छोड़ देते ना, आपका आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चों को इससे तकलीफ हो सकती है, तो हम साथ में लिख देते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं 66.67%। फिलहाल आप ऐसे मेंशन करना, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है? आप दोनों से लिखो अभी, मैं बता रहा हूं मैंने क्यों बोला ऐसा। हाँ जी बताइए। आंसर गलत नहीं करेगा वो, बिल्कुल नहीं गलत करेगा। 66.67% से करोगे, हाँ नहीं, नहीं मतलब लिख दोगे तो ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो उसको पता है, इतना तो वो समझदार है। हाँ हाँ हाँ, चलो अब ध्यान से सुनो प्लीज आगे। ये जो हमने अभी किया है, हमें हमें निकालना क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, हमें ब्रेक इवन पॉइंट कंप्यूट करना है। तो जो हमने अभी ये किया है, इसके ऊपर लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और हेडिंग डालो इसकी कैलकुलेशन ऑफ पीवी रेशो। अभी आपने क्या कंप्यूट किया है? पीवी रेशो। हाँ, एक और सवाल बड़ा बच्चों के दिमाग में एक मिथ है, स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि पहले फेयर वाला आंसर होना चाहिए, नीचे वर्किंग नोट्स होने चाहिए। हाँ ये चलो हम कर देते हैं कभी कभार, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल एग्जाम में आ गए हो, स्कूल में तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं थे, ठीक है ना, अब कैलकुलेटर अलाउड है आपको। अब मैं आपको एक बात बताऊं, कई बच्चों के दिमाग में एक ये मिथ है कि पहले हमारा फेयर होना चाहिए और बाद में वर्किंग नोट्स। ये एक ना प्रेजेंटेशन का तरीका है, ऐसा प्रेजेंटेशन रखा जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा प्रेजेंटेशन रखें। हमारे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में साफ साफ लिखा हुआ होता है वर्किंग नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब वर्किंग नोट्स हमारे आंसर का पार्ट होते हैं, पहले बनाओ बाद में बनाओ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर की नज़र सिर्फ इस पर रहती है कि आपने फाइनल कैलकुलेशन ठीक की है कि नहीं करी। वर्किंग्स उसको पता है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है। अरे प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो आप, सीबीएसई के पेपर में तो 90% ऐसे फैसे फ्री में बट रहे हो, वहाँ पर 100% तक आ जाते हैं। अब आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, आप जानते हो ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर अगर एग्जामिनर को दिखता है
जिसमें सारे आंसर्स ठीक हैं, वो ये बेचारा चेक करेगा कि वर्किंग नोट ऊपर है कि नीचे है। उसको सही से आंसर देख के आंखों से आंसू आ जाएंगे। उसको ऐसी शीट ही दिख रही होगी। प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो आप, सही आंसर देखना तो उसको लगेगा अरे किस बच्चे के दर्शन हो गए यहाँ पर। क्योंकि रिजल्ट कितना आता है, हार्डली 15-20%। एग्जीक्यूटिव का भी देखोगे तो ज्यादा कोई रिजल्ट थोड़ी है, 25-30% होगा जब कभी अच्छा रिजल्ट निकालना हो तो उसको तो किसी शीट में अगर अच्छे आंसर मिल रहे हैं तो वो इस बात से तो वो ध्यान ही नहीं देगा कि वर्किंग नोट ऊपर है कि नीचे है। तो वर्किंग नोट हमारे आंसर्स का पार्ट होते हैं, वो ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। कोई भी एक पीरियड का डेटा ले लो। कौन सा वाला डेटा लोगे, लॉस वाला कि प्रॉफिट वाला? सर प्रॉफिट वाला लो, लॉस वाले में ना दिक्कत हो सकती है, हमें कंफ्यूजन हो रही है उसमें। आप प्रॉफिट वाला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ले लेते हैं। सेल्स कितनी है सेकंड पीरियड की? 3 लाख रुपए इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना है सेकंड पीरियड का? 80,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब देखो ध्यान से, हमने यहां पे क्या मेंशन किया है, 2/3। हमने क्या मेंशन किया है, 2/3। अब आपका ना बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, 2/3 को सीधे सीधे यहां ट्रांसफर मार दो आप, कहीं पे कोई अप्रोक्सीमेशन आएगी ही नहीं। 2/3 करते ही 2 लाख हो गया। अगर आपने 66.67% से किया है, जो कि कर सकते हो बिल्कुल, तो 2 लाख रुपए हो सकता है आपका एज इट इज ना आ जाए, कुछ आपका अप्रोक्सीमेट आएगा, पर आप वहां पर 1,20,000 करके अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। अच्छा ऐसा, ये लो मैं ऐसे कर देता हूँ, ये भी दिमाग में एक थॉट आ सकता है। देखो इधर, फिक्स कॉस्ट प्लस 80 डिवाइड किससे किया, 2/3 है ना। ये 3/2 बेटा, अगर ये 3 को लेके जाना है ना तो ऊपर यहीं ले जाना पड़ेगा आपको, यहीं पे 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2, फिर ये ऐसे होगा। ये तो हम पूरे का पूरा हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया ना, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2/3 हमने पूरा का पूरा वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये 2/3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो आप कह रहे हो ना, याद है हमने वो जो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर जाके न्यूमिनेटर बन जाएगा। या तो ऐसे कर लो, ये 3 यहाँ आ जाएगा, 2 आएगा। अब वहाँ ले जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे। आगे बात समझ में? ठीक है, इसको हटा दूँ ना यहाँ से। ₹4 का फर्क वो सिर्फ अप्रोक्सीमेशन की वजह से ही है। और ये अगर आप डेसिमल की प्लेसेस बढ़ा दोगे ना, 66 पॉइंट, जैसे अभी आपने 6-7 लिया है, 6-6-6-7 ले लोगे, अप टू 4 प्लेसेस ले लोगे, तो ये गैप ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बोला, देखो अगर पीवी रेशियो मांगी होती तो फिर मैं क्या करता, फिर तो मैं 66.67% ही यूज करता, क्योंकि मांगी भी है तो वो यूज कर देंगे। लेकिन पीवी रेशियो उसने मांगी नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मांगी नहीं तो हम पीवी रेशियो अपने हिसाब से निकालते, क्या दिक्कत है। हमने, हमारा वर्किंग नोट तो है, वो कोई फेयर नोट थोड़ी है, तो हम अपने हिसाब से निकाला हमने फिर 2/3 रखा उसको। ठीक है, ये एक तरीका है करने का। अब हम फाइनली जो उसने मांगा है, क्या मांगा है हमसे, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। पहले तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकाल लेते हैं। क्या कह रहे हो बेटा, कितना निकाला आपने, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, 1,20,000 अपॉन 2/3, तो 1,20,000 इंटू 3/2। जरा बताना कितना आ रहा है, 1,80,000। ये हमारा एक आंसर हो गया। इसने हमसे 2 चीजें मांगी है, क्या क्या, यूनिट्स में भी मांगा है।
अब यूनिट्स में निकालने का एक तरीका तो बिल्कुल ही सिंपल है। क्या तरीका होना चाहिए आप खुद बताओ। ब्रेक इवन पॉइंट से क्या समझते हो, ये क्या है, सेल है। ये कितने की सेल है, 1,80,000 की सेल है। अब यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने के लिए 1,80,000 को हम डिवाइड कर देंगे कितने रुपए से, एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से, मतलब 15 रुपए से। कितना आएगा, 12,000। बाद में भूल ना जाओ तो इसलिए लिखो, ये क्या है, ये सेल्स है और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। सेल्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अब हम अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, हम दूसरे वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। कौन से वाला, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स का डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा था बताओ भाई, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है ना, ऐसा कुछ था। तो हमें फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालोगे, आपके पास एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है और मैंने आपको बताया है पीवी रेशियो को आप अगर एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करोगे तो एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आएगा, टोटल सेल पर अप्लाई करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। हम एक यूनिट के सेलिंग प्राइस पर अगर पीवी रेशियो को अप्लाई कर देते हैं तो हमारा एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 रुपए का। कितना है पीवी रेशियो, कितना था 2/3, 15 का 2/3 करोगे तो कितना आएगा, 10 रुपए आ जाएगा। और आप ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल सकते हो और यूनिट्स में हमारा आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी निकाली थी हमने, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10, 12,000 यूनिट्स। इसके आगे भी 12,000 यूनिट्स लगाइएगा। ठीक है। अगर आपको लगे ना कि आपकी वर्किंग ऐसी हो गई है कि एग्जामिनर को फाइनल आंसर ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, पेपर चेक करने वाले को फाइनल आंसर ढूंढने में दिक्कत हो सकती है, तो आप फिर क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, ये वहाँ पे इंडिविजुअल कॉल लेना। अगर आपको लग रहा है साफ साफ दिख रहा है फाइनल आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगता है कि हमने ऐसा कर दिया है कि हम एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हैं, ढूंढ के दिखा कहाँ लिखा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, हम फिर फाइनली ऐसे लिखेंगे, फाइनली लिख के ऐसे, पहला आंसर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में कितना निकाला था हमने, 1,80,000 और ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, अरे 12 यूनिट्स लिख दिया मैंने गलती से, 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स। इसके आगे रुपीज़ का साइन जरूर लगा देना और इसके आगे यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। और इसको एक सुनहरे डब्बे में डाल देना। एग्जामिनर को दिखेगा अच्छा यही है। और कई बार सच बताऊं, एग्जामिनर के पास टाइम होता भी नहीं है वर्किंग देखने का, फाइनल आंसर देखता है अच्छा सही है पूरे 5 नंबर, कई बार जल्दबाजी में जब वो पेपर शीट चेक कर रहा होता है तो देखता भी नहीं है। हाँ जी, स्टेप मार्किंग मैंने जितनी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वाली सर्टिफाइड कॉपीज़ देखी हैं, मैं चेक नहीं करता। वो कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं चेक, बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है कि गलती से भी किसी बच्चे, मेरी गलती की वजह से कोई बच्चा अगर रह गया तो मैं तो कभी शायद उस बात को हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वो वाला काम, बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। पर देखा है बहुत केयरलेसली भी लोग देखते हैं, मतलब सर्टिफाइड कॉपीज़ देखने का बड़ा केयरलेस अप्रोच भी रहती है। कई बार वो लेते हैं और किसी और को दे देते हैं अपने आर्टिकल वगैरह को कि भाई तू चेक कर लियो, मतलब मेरे को तो बड़ा वो लगता है उसमें ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊँगा कि कौन क्या कर रहा है। सर्टिफाइड कॉपी मैंने जितनी देखी हैं वो मैंने ये पाया है कि अगर क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो स्टेप मार्किंग नहीं करता। गलत है तो पूरे 0 दे देगा। 5 मार्क्स का मान लो क्वेश्चन है, अगर बहुत ईजी सिंपल क्वेश्चन आया है तो स्टेप मार्किंग वो कभी कभार नहीं करता। कभी कभी मूड पे डिपेंड करता है, 2 नंबर दे भी देता है 5 में से। और कई बार अगर पेपर क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है
तो उस केस में वो हर एक कैलकुलेशन के अलग अलग नंबर अलॉट करके नंबर देता है। आइडियली उसे इजी क्वेश्चन में भी ऐसा करना चाहिए, पर मैंने जितनी सर्टिफाइड कॉपीज देखी हैं खासकर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में, कि अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बच्चे ने बस हल्का सा ना प्लस माइनस में गलत किया था, एक बार किसी बच्चे की सर्टिफाइड कॉपी देखी थी, बस एक हल्की सी गलती कर दी उसने लास्ट में, उसको पूरा 0 नंबर कर दिया। लेकिन उसी अटेम्प्ट में एक और बच्चे की शीट देखी, उसको 2 नंबर तो दे रखे थे, एटलीस्ट उसकी थोड़ी गलती बड़ी थी लेकिन फिर भी उसको 2 नंबर दे रखे थे। तो ये डिपेंड करता है कि कई बार एग्जामिनर क्या अप्रोच से पेपर चेक कर रहा है। लेकिन हाँ, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में जो प्रोपोर्शनेट मार्किंग या जिसे हम स्टेप मार्किंग कहते हैं वो होनी तो चाहिए, और होती भी है, लेकिन अगर क्वेश्चन टिपिकल है। जैसे आगे जाके हम अकाउंटिंग, जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जर्नल वाले चैप्टर पढ़ेंगे, तो किसी चैप्टर में हम मान लो ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 5-5, 6-6 एंट्रीज पास कर रहे होंगे। इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक पढ़ेंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, फॉरफिचर इशू, सब कुछ है, प्रोराटा भी है, तो उस केस में 7-8, 10-12 एंट्रीज भी होंगी। तो वहाँ फिर वो एंट्रीज के नंबर देता है, 3 एंट्री ठीक है तो 3 के हिसाब से नंबर दे दिए। कुछ एंट्रियाँ महंगी होती हैं, कुछ एंट्रियाँ सस्ती होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपली शेयर फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और फॉरफिचर की एंट्री, इन दोनों में महंगा क्या होना चाहिए, फॉरफिचर वाली कि ड्यू वाली? फॉरफिचर वाली, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ें उसमें होंगी। ठीक है, तो ये है हमारे सिलेबस में। हाँ जी, हाँ, अरे मेरी कोई उम्मीदें है ही नहीं आपसे, आप चिंता मत करो। मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ आप लोगों से कि आपको कुछ पहले से पता है। मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूँगा हर एक टॉपिक में। आप, मेरी अप्रोच ऐसी ही दिखेगी जैसे अभी है। मतलब मैं भगाने में कि कोर्स खत्म कराने के चक्कर में चलो तेजी तेजी चलते हैं, उस पर होता क्या, साइकोलॉजिकली सिलेबस तो जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन फिर जब घर बैठते हैं रिवीजन के लिए, अरे कुछ आ ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मुझे इतना विश्वास है कि मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं, अब कोई फ्रेंड भी आपका चैलेंज कर देगा, चल मार्जिनल कॉस्टिंग पे एक हो जाए कुछ क्विज वगैरह, तो आप आराम से कहोगे ठीक है देख लेते हैं। तो ये वाली फीलिंग अगर आए तो समझ लो ट्रैक पे चल रहा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, मैं चाहूँ तो ये भी एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसके आगे सोर्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल 19 जैसा ही है। आप देख रहे हो यहां पर बस हमारा प्रोडक्ट कितने का है, 16 रुपए का। कितना हम बेच रहे हैं, 20,000 यूनिट्स, 1-2 हज़ार का लॉस कर रहे हैं। यहां ना इसने जो अगला दिया ना, उसने ये नहीं लिखा कि आपने वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ये नहीं बताया कितना है, उसने बस ये बोल दिया है कि इफ द वॉल्यूम इज डबल्ड। वॉल्यूम इज डबल्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे यहां तो उसने बोला 20 है, तो यहां डबल का मतलब कितना हो गया, 20 का डबल कर दोगे बस कितना, 40,000। तो यहां हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.2। कर लोगे इसको ट्राई, पक्का हो जाएगा मैनेज? तो इसको होमवर्क में लिखो आप। क्वेश्चन 20 को होमवर्क में लिखो। ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अब 21, इस जैसा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में है। देखो ये रहा 22, तो 22 मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। 21 मैं करवा रहा हूँ। 21 पहले कभी एग्जाम में आया हुआ है, पुराना कोई एग्जाम का क्वेश्चन है, और 22 हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या दे रखा है, स्टडी मैट में दिया हुआ है। और इससे पहले ना मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा और फिर हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ऐसे ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। एक नोट लिखेगा पहले आप, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। सी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डी,
वेरिएबल ओवरहेड्स, इसको नोट नंबर 1 दीजिएगा। नोट नंबर 2, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर recorded in books. Trade discount is never recorded in books if percentage of trade discount is given in question, comma, then consider net selling price. Net selling price is equals to gross selling price minus trade discount. Gross selling price minus trade discount. ठीक है। अब ना ये जो मैंने आपको नोट लिखवाया अभी, इस नोट में मैंने आपको ना वेरिएबल कॉस्ट के कुछ एग्जाम्पल लिखवाए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हमें इस टॉपिक में एग्जामिनर पूछेगा, वेरिएबल कॉस्ट वो आपको सीधे बताएगा रेडीमेड, आपके लिए ज़्यादा मेहनत का काम नहीं गए। लेकिन कभी कभी वो वेरिएबल कॉस्ट के ना बाइफर्केशन करके दे देता है और आपको फिर मेहनत करके वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे मैंने कहा हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, एफएम वाले पोर्शन में ही कवर किया इंस्टीट्यूट ने, और वो कवर किया है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट को लेकर। हालांकि वो टॉपिक कॉस्ट अकाउंटिंग को बिलोंग करता है, लेकिन वो कहाँ डाला हुआ है इन्होंने, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट भी एफएम वाले पोर्शन में ही डाला हुआ है। तो वो ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट करके एक टॉपिक हमारे एक उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन है जो जैसा स्टडी मैट में लग रहा है फिलहाल। तो उसमें ना हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि कॉस्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो सेल्स के प्रोपोर्शन में बढ़ती घटती है। आपको इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 4 एग्जाम्पल दिमाग में रखने हैं। जैसे कि पहला, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का अगर हम एक एग्जाम्पल दें तो एक एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। आपके हाथ में रजिस्टर्स है या बुक है, तो हम बोलेंगे पेपर इन बुक्स। बुक्स के लिए पेपर कौन सी कॉस्ट है, एक डायरेक्ट मटेरियल है। हम समोसे का एग्जाम्पल ले रहे थे तो उसमें आलू वगैरह क्या था, डायरेक्ट मटेरियल था। ऐसा मटेरियल जो हम प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाएँ, ऐसे मटेरियल को क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। जिस चेयर पर आप बैठे हैं उस चेयर में एक प्लास्टिक यूज़ हो रखा है, प्लास्टिक उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। आपके फ़ोन में बैटरी है, स्क्रीन है, तो ये सब उसके लिए क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। आप कोई खाने की चीज़ लेते हैं तो उसके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल है। ठीक ऐसे ही डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जिसने प्रोडक्शन करी है। मान लो आपको शर्ट सिलवानी है और एक शर्ट सिलने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। आप टेलर के पास जाते हो, उससे एक शर्ट सिलवाओगे तो वो एक शर्ट का पैसा लेगा। मान लो एक शर्ट के वो 400 या 500 रुपये लेता है, तो 2 शर्ट सिलवाओगे तो कितना बोलेगा, मुझे पता नहीं कितना लगता है, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया 500 रुपये लेगा। आप कहीं आ जाओ मेरे पास, सर हमारे वहाँ तो टेलर इतना लेता है, आप वहाँ से सिलवाएगा। मैं रेडीमेड लेता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दो शर्ट सिलेगा तो कितना लेगा, 1000 लेगा। 3 के उस हिसाब से, 4 के हिसाब से, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो शर्ट सिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी मेहनत बढ़ती जाएगी। तो ऐसी लेबर जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, ऐसी लेबर को हम डायरेक्ट लेबर बोल देते हैं। फर्नीचर के केस में कारपेंटर कौन हो जाएगा, फर्नीचर के केस में कारपेंटर कौन हो जाएगा, डायरेक्ट लेबर। कपड़े के केस में गारमेंट इंडस्ट्री में टेलर कौन हो जाएगा,
डायरेक्ट लेबर। समोसे के केस में हलवाई कौन हो जाएगा? डायरेक्ट लेबर। तो ऐसी लेबर को हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। हालांकि इस पर हमने कहा ना डिटेल डिस्कशन किस टॉपिक में करेंगे, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट में। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इसमें एक जो एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है वो बैठता है रॉयल्टी का। रॉयल्टी का क्या मतलब है? रॉयल्टी जैसे सपोज अगर आपको बुक किसी की कॉपी करनी हो तो आपको कॉपीराइट लेना पड़ेगा, है ना? किसी की बुक कॉपी लो तो कॉपीराइट लेना पड़ेगा। कॉपीराइट बिना लिए करते हो तो फिर वो ऑफेंस बन जाता है कॉपीराइट एक्ट में, तो कॉपीराइट लेना पड़ेगा। मान लो मैं आपने 12th क्लास में टी.एस. ग्रेवाल जी की शायद बुक पढ़ी होगी, है ना? अकाउंट्स की टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक पढ़ी होगी, या फिर 9th-10th में वो मंजीत सिंह ऐसे कुछ आती थी साइंस वगैरह की, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की, है ना? लखमीर सिंह, मंजीत सिंह जो आता था, तो हर एक बुक फेमस है। मान लो मुझे अकाउंट्स की बुक पब्लिश करनी है और टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक पब्लिश करनी है, तो टी.एस. ग्रेवाल जी तो अब नहीं रहे, लेकिन जो टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक को अब देख रहे हैं उनसे मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। और वो उनको मैं उसके बदले में क्या दूंगा? जितनी बुक्स मैं पब्लिश करूंगा उसके हिसाब से मैं क्या दूंगा? रॉयल्टी। हालांकि बुक्स की जो रॉयल्टी होती है वो सेल के हिसाब से होती है, लेकिन मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन के हिसाब से है, तो जितनी किताबें छापूंगा उतनी क्या करनी पड़ेगी? मुझे रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि वो भी एक एग्जाम्पल है जो कि वेरिएबल नेचर का है। जितनी ज़्यादा सेल उतनी ज़्यादा रॉयल्टी, जितनी कम सेल उतनी कम रॉयल्टी। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स। बेसिकली ये ना वेरिएबल खर्चे हैं, वेरिएबल इनडायरेक्ट खर्चे। ये कौन से खर्चे हैं? वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लो मैकडोनल्ड से या कहीं से बाहर से बर्गर लेते हो, ठीक है? तो साथ में वो जानते हो वो एक सैशे देता है, सॉस का एक सैशे देता है। कई लोग लेते भी हैं, कई लोग नहीं भी लेते हैं। प्रोडक्ट में नहीं डलता, वो अलग से देते हैं वो, ठीक है? प्रोडक्ट में डलता होता तो वो क्या बोल देते हैं उसको? डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन वो अलग से देता है, तो वो उसके लिए एक तरह से कौन सा खर्चा हो गया? एक इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन वो कौन से नेचर का है? वेरिएबल। किसी दिन अगर बहुत ज़्यादा बर्गर बिके हैं उसके, तो हम ये मान सकते हैं कि सैशे भी ज़्यादा ही दिए होंगे उसने। किसी दिन कम बिके हैं तो कम दिए होंगे, ठीक है ना? तो वो हम जो है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेरिएबल ही खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। अब फाइनल काम की बात करते हैं। इस चैप्टर में आपको अगर कभी ये 4 खर्चे अलग अलग दे रखे हों तो आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है इन चारों को जोड़ के, सम करके उनका जोड़ के निकालनी है। मान लो मैं आपको कहूँ 1 यूनिट पर मटेरियल कॉस्ट हमारी 4 रुपये की लगती है, लेबर कॉस्ट 3 रुपये की लगती है, और ऐसे ही बाकी की कॉस्ट 2-2 रुपये की लगती है। तो 4, 3, 7 और 2 11 रुपये की हमारी क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आती है बात समझ में? हम जो अब अगला क्वेश्चन करने लगे हैं, क्योंकि हमारे स्टडी मैट में ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है, तो एग्जाम में मैंने कहा एज इट इज आएगा। तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट का वर्ड है, ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र है। किसका जिक्र है? ट्रेड डिस्काउंट का। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करते। आपने 11th क्लास में हालांकि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में एक डिफरेंस भी देखा होगा जब आपने बेसिक ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं है, आपको चेहरे बनाने की जरूरत ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो कि हम सामने वाले को पक्का देंगे ही देंगे। आप किसी केमिस्ट शॉप पर जाते हो, उसका फिक्स है 15% डिस्काउंट देगा ही देगा, 10% 20% डिस्काउंट देगा ही देगा। ये डिस्काउंट कौन सा दे रहा है? वो ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है। आप किसी बुक सेलर के पास जाते हो और कोई किताब खरीदते हो, उस पर फिक्स उसने कहा है 20% का डिस्काउंट कर देते हैं हम। 500 रुपये की किताब है, कितने का? 20% का डिस्काउंट 400 रुपये का देगा। ये ना एक मार्केटिंग गिमिक है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट है क्या? भाई मैं 400 का लिख के 400 का दूंगा ना, उसको कहे बताया डिस्काउंट नहीं दिया। लेकिन मैं 500 का लिख के 400 को दूंगा ना, उसको लगेगा मैं यहां से कुछ गेन करके चलाऊं। बात वही है भाई, मेरे को देना उसको 400 का ही है। अब या तो 400 लिखवा के 400 का ले लो, या 500 लिखवा के 400 का ले लो। इसका मतलब क्योंकि देना वही है, तो जो डिस्काउंट मुझे पता है देना ही देना है, उसको रिकॉर्ड क्यों करना? इसलिए हम हमेशा जब भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो किस पर करते हैं? नेट सेलिंग प्राइस पर। आपने कोई मेडिसिन ली जिस पे एमआरपी 120 रुपये लिखा था, पर उसने आपको 100 रुपये में दे दिया, तो वो अपने वहां पर अपनी रिकॉर्डिंग बिल में हो सकता है डिस्काउंट दिखा दे आपको, लेकिन वो जब जर्नल एंट्रीज पास करेगा तो वहां रिकॉर्डिंग किस हिसाब से करेगा? जितना उसके पास नेट सेलिंग प्राइस आया है, मतलब 100 रुपये का रिकॉर्डिंग करेगा वो।
तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ आप कह सकते हो सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि तुझे कुछ हम पॉजिटिव दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तेरे को कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, पर एक्चुअली में कोई डिस्काउंट होता नहीं है, पहले से ही कैलकुलेशन हो चुकी होती है, इतने का बेचना है पर दिखाने के लिए इतना। ठीक है, तो ये एक बात है। तो हम ये जानेंगे जब ट्रेड डिस्काउंट दे रखा होता है तो हमें मेन जो चीज ध्यान रखनी है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आएगा वो सच्चा प्राइस है, वो ही असली प्राइस है। मान लो उसमें एमआरपी कितना लिखा था 120 रुपए का, लेकिन दिया कितने रुपए का है 100 रुपए, तो 100 रुपए ही इज दी रियल सेलिंग प्राइस, ये ध्यान रखना है आपने। तो उसका कैश डिस्काउंट क्या होता था? कैश डिस्काउंट ना जनरली दिया जाता था जब हम अपने डेटर्स से जल्दी पेमेंट रिसीव कर रहे होते थे। मान लो आपको किसी को पैसे देने हैं और आपके पास हक है कि 2 महीने का उधार वो आपको देगा ही देगा, आपको 2 महीने बाद देने हैं, लेकिन आपको लगता है यार क्यों ना आज ही दे देता हूं, बात कर लेता हूं इससे, मैं उससे बात करता हूं यार 2 महीने बाद नहीं, मुझसे आज डाउन पेमेंट पकड़, लेकिन कुछ डिस्काउंट दे देगा क्या? मतलब मैं उसे अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दूंगा तो वो मुझे पता है क्या कहेगा, जितना 2 महीने का इंटरेस्ट बनता होगा ना उसके हिसाब से वो मुझे डिस्काउंट अलाउ कर देगा। ये जो अर्ली या प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट होता था इसको क्या बोलते थे? कैश डिस्काउंट। ये रिकॉर्ड होता था 4 डेटर हैं, चारों से 1 लाख लेने हैं 2 महीने के बाद, उसमें से एक डेटर निकल के आ गया सामने कि मेरे से आज ही ले लो, लेकिन 2000 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो हमने कहा डन कर दिया। तो ये 2000 का डिस्काउंट सारे अवेल नहीं कर रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या था? सारे कस्टमर को वो डिस्काउंट दे रहा हूं, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ किसको दे रहा हूं? ऐसे कस्टमर को जिसको मैंने वैसे कहा था 2 महीने के बाद पेमेंट कर देना, पर आज उससे प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। हाँ जी, कह सकते हो, वो भी एक, वो उसे कैश डिस्काउंट नहीं बोलते, उसे क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं, वो अलग तरह का डिस्काउंट होता है। ठीक है, फिलहाल हमारा इस एग्जांपल के लिए सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट ही मैटर करता था, कैश डिस्काउंट भी यहां नहीं आएगा, वो अगर कभी आएगा भी तो अकाउंट्स करते वक्त आएगा। हम अभी फिलहाल एफएम वाले टॉपिक से शुरू किया। आपको पता ना ये पोर्शन कहां, ये टॉपिक किस में है? एफएम वाले पोर्शन में है, राइट। आइए अब हम ये क्वेश्चन करके, अरे 10:51 हो गए, पर कर लें इस क्वेश्चन को, शुरू कर दिया, इतनी बातें बोल दी हैं, कर लेते हैं। मैं अनूप सर को बोल दूंगा 5 मिनट लेट क्लास शुरू कर लेंगे आपकी, ठीक है। आओ जरा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट सेल्स वैल्यू एट दैट पॉइंट। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड नेट सेल्स वैल्यू एट दैट पॉइंट। पहले तो हमसे ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है और उसके बाद क्या कह रहा है? नेट सेल वैल्यू निकाल दो एट दैट पॉइंट, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मांग रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट मांग रहा है, उसके बाद सेल वैल्यू भी मांग रहा है हमसे, ठीक है। अच्छा, हमें यहाँ पे देखो अलग अलग डेटा दे रखा है। मटेरियल कॉस्ट कितने की दे रखी है? 8 रुपए की। लेबर कॉस्ट कितने की दे रखी है? 5 रुपए की। ये तो फिक्स्ड ओवरहेड हो गया। इसका मतलब हमारी वेरिएबल कॉस्ट में ये 2 एग्जाम्पल तो ये रहे, ये 2 तो हैं ही, 13 रुपए ये है, और नीचे ना वेरिएबल ओवरहेड नाम का भी एक खर्चा दे रखा है। तो मैंने आपको 4 एग्जाम्पल लिखवाए थे वेरिएबल कॉस्ट के, कौन कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और वेरिएबल ओवरहेड्स। यहां 4 में से कितने गिवन है? 3 गिवन है। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां पर जो है वो नहीं दे रखा है। हमारा सेलिंग प्राइस कितने रुपए का है? 25 रुपए का है। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 4% का। तो ना हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम जो बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो मांगेगा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये 21। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 25 रुपीज। इसमें हम कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, 4% दे रहे हैं। 25 रुपए का 4%, 25 रुपए का 4% निकालो, 1 रुपया आ रहा होगा ना। ₹24 हो गया। व्हाट इज दिस 24 रुपए? नेट सेलिंग प्राइस। ये 24 रुपए क्या है? नेट सेलिंग प्राइस। अब हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का रजिस्टर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। लिखो दिखावा, ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखो सच्चाई यही है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? 25 नहीं, कितना? 24। अब सारे पर्पसेस के लिए सेलिंग प्राइस इज 24, 25 दिमाग से निकाल दो, है ही नहीं 25 नाम का कोई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है ही कितने रुपए का? 24 रुपए का। तो आप जब घर में भी ट्रेड डिस्काउंट देखो,
घटाने के बाद जो आए सेलिंग प्राइस, उसी सेलिंग प्राइस को दिमाग में फिट कर लो, यही सेलिंग प्राइस दे रखा है हमें। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 24 रुपये का। 25 सिर्फ हमारे लिए क्या है, हमें सिर्फ पागल बनाने के लिए दे रखा था, उसको यूज़ नहीं करना। अब इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा क्या निकल आएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? हमारे पास यहाँ पर एक तो है डायरेक्ट मटीरियल। कितने रुपए का डायरेक्ट मटीरियल है? 8 रुपए का। फिर हमारे पास है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितने का है? 5 रुपए। फिर हमें बोल रखा है वेरिएबल ओवरहेड्स करके भी एक खर्चा है। कितना दे रखा है देखना जरा। उसने डायरेक्ट लेबर से कनेक्ट कर दिया। डायरेक्ट लेबर कितने रुपए की है? 5 रुपए की है। तो हम क्या बोले? 5 रुपए का 60%। 5 रुपए का 60% कितने रुपए हो गया? 3 रुपए। हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8 और 5 13, 16 रुपीज़ की हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। हम यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर निकालें तो वो हमारा आ जाएगा 8 रुपये। 24 माइनस 16। इस क्वेश्चन को लिखना हो लिख लो, इंपॉर्टेंट है, जब भी आएगा 5 नंबर का आएगा। अब इसने हमसे पहले क्या मांगा है? इसने हमसे मांगा है पहले ब्रेक इवन पॉइंट। क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है? बताइए, क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है? हाँ जी, ये रही। फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे ना हमें, ये रहे फिक्स्ड ओवरहेड्स। 24,000 रुपये के फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। ये क्या है? हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो हम अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये जो है हमें 2 चीज़ें मांगी हैं, तो हम पहले इसको दे देते हैं। अब हमारा फर्स्ट पार्ट ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में मांगा है। हमें कैसे पता कि ये यूनिट्स में ही मांगा है? क्योंकि सेल वैल्यू अलग से बोल रहा है, तो ये वाला फिर पक्का कौन सा होगा? यूनिट्स वाला ही होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है इस क्वेश्चन में? 24,000 रुपये है। 24,000 को डिवाइड कर देंगे 8 रुपये से, ये आ जाएगा 3,000 यूनिट्स। ठीक है, 3,000 यूनिट्स। फिर उसने बोला है कि नेट सेल वैल्यू बता दो एट दैट पॉइंट। तो नेट सेल्स वैल्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम ना अब यहां पे अलग से नहीं निकाल रहे। 3,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 24 से कि 25 से? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेट सेल वैल्यू उसने बोली भी है, नेट सेल वैल्यू, और हम वैसे भी जानते हैं ये नेट वर्ड ना भी लगाता तब भी हम 24 से ही मल्टीप्लाई करते। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ, 72,000 हो जाएगा शायद, है ना? 72,000 रुपीज में आंसर है ये वाला। क्लियर है यहां पर? कोई दिक्कत नहीं? बस इसका एक लास्ट पार्ट रह गया यहाँ पर। एक भी क्या, ये 2 बातें पूछी हैं उसने और अलग से पूछा है नीचे। इफ सेल्स आर 15% एंड 20% अबव द ब्रेक इवन वॉल्यूम डिटरमिन द नेट प्रॉफिट्स। कह रहा अगर हमारी सेल 15% और 20% ज्यादा हो, कितने से ज्यादा हो? ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा हो, तो बताओ हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा? हमारा अभी ब्रेक इवन पॉइंट कितना है? 3,000 यूनिट्स का। 15% 3,000 का निकालोगे तो 450 आएगा। निकाल के देखो, नहीं अगर विश्वास तो। 3,000 का 15% कितना आएगा? 450 आएगा, 450 आएगा। 15% ज्यादा अगर हम सेल करें, मतलब 450 ज्यादा सेल करने का मतलब है हमारी सेल कितनी बोल रहा है? 3450 यूनिट्स। तो हम यहां पर फोर्थ, जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इफ सेल्स आर 15% मोर देन या अबव 15% अबव ब्रेक इवन पॉइंट, तो ऐसे केस में पहले हम सेल्स यूनिट्स अगर निकालें तो कितने हो जाएंगे? 3,000 प्लस 3,000 का 15%, 3,450 हो जाएगा। सॉरी, रुपये नहीं लगाना, ठीक है ना? यूनिट्स है। 3,450 यूनिट्स। ठीक। क्या निकालने के लिए बोला है इसने हमें? हमें नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। तो हम सीधा ऐसा करते हैं, हम क्यों लंबा नहीं करेंगे इसको, हम पहले कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं सीधा।
एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना है 8 रुपए, तो 3450 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधा क्या निकल आएगा कंट्रीब्यूशन। आप चाहो, अगर आपको लगे कि टाइम पास करने का मन है तो पहले क्या करना, 3450 को 24 से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना, 3450 इंटू 16, फिर आपका कंट्रीब्यूशन आएगा 3450 इंटू 8। हम सीधा ही क्या कर लें, 3450 इंटू 8, तो मेरा क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन आएगा बताओ, 27,600। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 24,000 रुपए की है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 3600 का। क्या ये कोई डाउट है इसमें, पक्का श्योर ना। आप स्टेटमेंट को अगर बड़ा करना हो वैसे भी कर सकते हो, सेल्स से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 3450 को इंटू 24 करोगे, फिर 16 करोगे, फिर अल्टीमेटली आएगा तो वही 3450 इंटू 8। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट निकाल लिया आपने, वेरी गुड। इफ सेल्स आर कितना परसेंट अबव, 20% अबव ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स इन यूनिट्स 3000 प्लस 3000 का 20%, 3600 यूनिट्स हो गया है ना, यही आ रहा है सबका। अब आप लिखेंगे कंट्रीब्यूशन 3600 मल्टीप्लाइड बाय 8, 28,800 माइनस फिक्स कॉस्ट 24,000, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 4,800। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस, मैं छोड़ ही रहा हूं, मैं अब बस अब कुछ नहीं कराऊंगा और बस ये एक बार देख लो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं, क्वेश्चन नंबर 22, ये हमारे स्टडी मैट का है, हो सकता है ये वाला एज इट इज आ जाए, कर लोगे। सेम क्वेश्चन है, मटेरियल दे रखा है, लेबर दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं, वही 60% बोला हुआ है, 25 रुपए, अरे 25 रुपए तक भी सेम है, 4% वही सेम है, बस यहाँ परसेंटेज अलग है, 10 और 25। हमने कितना किया है 15 और 20, और यहाँ फिक्स खर्चे हमने कितने लिखे थे अभी 24,000, यहाँ फिक्स खर्चे कितने हैं 50,000, बस फिगर चेंज किए। फिगर चेंज करने से क्वेश्चन थोड़ी बदल जाएगा, एसेंस तो वही रहेगा। ठीक है ना, तो आपको कर लोगे इसको होमवर्क, तो इस 22 नंबर को और होमवर्क ट्राई कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आज आपने 11 के भी थोड़ा सा आगे बढ़ लिया। मिलते हैं हम अगली क्लास में। और अगर किसी बच्चे के पास ये पीडीएफ नहीं है जो हमने शेयर करी है, मैंने आपको कहा था ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने के लिए मुझे प्लीज़ अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आज क्लास की शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया था आपके साथ, नंबर दे दिया था आपको। ऑनलाइन वाले बच्चे भी अगर देख रहे हैं और आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे ऐड कर लीजिएगा, मतलब मुझे, मैं आपको ऐड करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।